अब कैप्सूल जो है हमने एमलगमेटर से निकाला है ना। अब हम इस कैप्सूल को खोलेंगे ताकि इसके अंदर ये हमारा वो मटेरियल है जो इसने मिक्स किया। आप लोगों को मैं थोड़ा वो भी बताऊं कि इसके दरमियान जो मैंने कहा था कि सेपरेटर होती है, वो सेपरेटर भी इसमें ये जो है वो सेपरेटर था जो आम हालत में ये कैप्सूल के अंदर ऐसे लगा हुआ था इन बिटवीन। और अब हमने ये रिमूव की है तो हमारे पास ये अब मिक्स मास ऑफ मरकरी आ गई है। और अगर आपको शक है कि मरकरी इसमें ज़्यादा है तो यू कैन स्क्वीज़ इट। आप स्क्वीज़ के लिए इसको बंद करें और इसको ऐसे घुमाएं तो जो एक्स्ट्रा मरकरी होगी, चूँकि इसमें तो पहले से मौजूद से मकदार से बराबर होती है इसलिए आपको एक्स्ट्रा मरकरी इसमें इतनी नहीं मिलती। और इसके बाद आप इसे मॉडल में शिफ्ट कर दें और जो हमारा एमलगम गन है ये हम इसके ऊपर रखेंगे। जो हम इसके ऊपर रखेंगे तो इंक्रीमेंट एक इसमें चला जाएगा, दोबारा 2 इंक्रीमेंट आप फ़िलहाल उठा लें। ये हमारे पास 2 इंक्रीमेंट लोड आ गई है। ये हम इस कैविटी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये तो मटेरियल का फर्स्ट इंक्रीमेंट या पहली बार हमने एक साथ फिलिंग नहीं हो सकती है, हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल को हम उसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ये इस प्रोसेस को कंपैक्शन कहते हैं कि हम एमलगम मटेरियल को कैविटी में प्रेस करेंगे, कंपैक्ट करेंगे। जब आप इंक्रीमेंट रख दें इसके बाद आप इसको इसकी मदद से कंडेंसर, इस इंस्ट्रूमेंट को कंडेंसर कहते हैं, आप इसको इस कंडेंसर की मदद से मटेरियल को कैविटी में अच्छी तरह, जहाँ की कैविटी बड़ा इंस्ट्रूमेंट ना जाता हो तो आप ये मुख्तलिफ साइज़ कंडेंसर अवेलेबल होते हैं, आप इसे डिफरेंट उससे अब आपको इस मैट्रिक्स बैंड का फ़ायदा नज़र आ रहा होगा कि ये मटेरियल को ज़्यादा दान से बाहर निकलने के लिए नहीं छोड़ता। जब मटेरियल इब्तिदा में बड़ा नरम होता है तो इस दौरान ये उसको रिटेंशन प्रोवाइड करता है। अब आप देखिए नीचे हमने इसको इंसुलेटिंग बेस दी थी जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की और उसके ऊपर हमने फिलिंग की है। बेस मटेरियल लोग डिफरेंट भी यूज़ करते हैं, कोई जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यूज़ करता है, जिंक फास्फेट यूज़ हो सकता है, ग्लास आयन और सीमेंट इवन यूज़ हो सकता है। इसकी कोई एक रिकमेंडेड मटेरियल एक नहीं है। तो ये जो है मैं दूसरा तीसरा इंक्रीमेंट डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दी है। तो अगर आप देखें इब्तिदा में अगर मैं इस पर इंस्ट्रूमेंट रखूँगा तो ये मटेरियल तो मैं मैनुअली उंगली से इसको मैं थोड़ा प्रेस कर दूँगा ताकि ये कैविटी में रिटेन हो जाए। और उसके बाद जब मैं इसको कंपैक्ट करूँगा, कंडेंस करूँगा तो ये जो है और अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ दी जितना आप इसे कंडेंस करेंगे इसका एक फ़ायदा होगा कि मरकरी टॉप पे आएगी। अब आप देखें इसकी वो शाइन आ गई है। शाइन जो है जो अंदर मरकरी थी, कंपैक्शन से पार्टिकल सारे नीचे और मरकरी ऊपर आ रही है। तो कंपैक्शन का या कंडेंसेशन का एक ये भी बड़ा फ़ायदा है कि एक तो कैविटी अच्छी तरह लोड हो जाती है और दूसरा जो रेजिडुअल मरकरी है इस मिक्स में वो भी सरफेस पे आ जाती है। ये ख्याल भी ज़रूर रखना है कि ओवर फिलिंग ना हो। अगर आपने कैविटी को बड़ा ओवर फिल की है तो आप पेशेंट से कहें कि वो बाइट करे। जब वो बाइट करेगा
तो अगर फिलिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है कैविटी में तो वो प्रीमेच्योरली दांत के साथ इन कांटेक्ट आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है, तो आप फिर वहाँ से मटेरियल को कम भी कर सकते हैं। तो चूँकि ये तो हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं, पेशेंट की मुँह में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये एक क्लिनिकल पॉइंट है कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि कैविटी जो है ना ओवर फिल हो और ना अंडर फिल्ड हो, तो इसके लिए फिर तरीका ये है कि जब आप कैविटी को फिल कर लें तो इस वक्त इसे ये अमलगम बड़ा नरम है, और अगर पेशेंट का अपोजिंग टूथ जो है अगर वो ऐसे एक्सकर्सिव मूवमेंट्स करे, दांतों को स्लाइड करे एक दूसरे के ऊपर, तो जो एक्स्ट्रा मर्करी या एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा अमलगम वो खुद ही कैविटी से फिलिंग से हट जाएगा और पेशेंट की जो है वो बाइट ठीक हो जाएगी, रेज्ड बाइट या वो पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और एक अच्छी फिलिंग हो जाएगी। सो ये हमने अमलगम की फिलिंग कर दी है। जब अमलगम की फिलिंग इस स्टेज पे हो जाए तो आप पेशेंट को इस मैट्रिक्स बैंड समेत ही बाहर इंतज़ारगाह में बिठा लेते हैं और आप उसको वेट करते हैं कम से कम 40 मिनट से लेके 1 घंटे में ये मटेरियल इतना हार्ड हो जाएगा कि आप उस पर फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और ये इस दौरान ख़राब नहीं होगा। तो लेट्स से कि आपने वो टाइम भी हमने वो कर दिया कि मरीज़ दोबारा आके अब ये फिलिंग सेट है, तो अब आप इसको चेक कर लें और इसको फाइन फिनिश कर लें। तो देख ये जो आप इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको देखिए बॉल की तरह बिल्कुल स्मूथ है, ये एक साइड पे एक बॉल है, दूसरी साइड पे मुख्तलिफ शेप में आते हैं लेकिन सारे बॉल की तरह ही होते हैं। इसका वो ये है कि ये और कैविटी उसको एमलगम फिलिंग को ये कंडेंस भी कर लेता है और साथ में इसको और शाइन और स्मूथ सरफेस ये दे देता है, तो ये इसको बर्निशर कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज बर्निशिंग। तो जो ये अमलगम की मिक्सिंग है, प्रोपोर्शनिंग है, फिर मिक्सिंग है, फिर इसको ट्रेचुरेशन कहते हैं, फिर स्क्वीजिंग है, फिर इंक्रीमेंटल लोड कैविटी में लाना है, फिर कंडेंसेशन है और फिर जाके जो है आप इसको वो करते हैं फिनिश करते हैं। तो ये वो सारे प्रोसेसेस हैं। क्लिनिकल में सेटअप में अगर ये पेशेंट होता तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता, चूँकि ये मलगम अभी फ़िलहाल नरम है, एक मलगमेशन रिएक्शन इसमें स्टार्ट है, इसमें मरकरी और डिफरेंट फेजेस अब बनेंगी, केमिकल सेट रिएक्शन इसमें शुरू हो जाएगी। और मेटल्स तो आपको पता है कि जब भी मेटल्स आपस में सोल्यूशन आप मिलाते हैं तो उनमें डिफरेंट फेजेस बनती हैं, तो इसमें फेजेस बन जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता और ये सख्त हो जाएगा, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसकी हार्डनेस जो है वो आलमोस्ट टूथ की हार्डनेस जितनी हो जाती है। तो ये एक एमलगम फिलिंग करने का तरीका है। लेट्स से कि हमने अब मरीज़ फारिग हो गया है तो अब इस रिटेनर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से लूज़ कर लेते हैं और फिर आप इसको दांत से उठा लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप देखें कि कोई वो है माइक्रो डिफेक्ट्स वगैरह, तो आप अभी ही इधर ही इनको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल में ये होता है कि हमने मरीज़ को इतना टाइम दिया होता है कि अच्छा खासा हार्ड हो जाता है, इस तरह ये टूटता नहीं है, उस वक्त बड़ी आसानी से हम उसे वो हटा लेते हैं। मैट्रिक्स बैंड और ये रिटेनर दोनों हम हटा लेते हैं। तो ये जो है हम इसको अभी छोड़ देंगे। अभी इसमें कार्विंग क्या होती है, कार्विंग हमारे पास एक और शार्प इंस्ट्रूमेंट है, ये तो प्रोब है लेकिन इसी तरह एक शार्प प्रोब होती है और इसके दौरान अगर आप इसको कंडेंस करें तो इस पर डिफरेंट वो बनती हैं डिटेल्स, जो दांत के जो डिटेल्स थे माइनर डिटेल्स आप बना सकते हैं। जिस तरह दांतों में नेचुरली ग्रूव्स होती हैं तो ये उन ग्रूव्स के लिए है वो कार्विंग। लेकिन ये कार्विंग जो है ये असल में मिक्स जो हार्ड मटेरियल हो उस पे हो सकता है। अभी हमारा अमलगम हार्ड नहीं है तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब ये हमारा ये मटेरियल हार्ड हो जाएगा तो हम इस पे कार्विंग भी कर लेंगे और आपको बता भी देंगे कि कार्विंग से हम किस तरह आप इस पे, चूँकि नेचुरल दांतों पे ऐसे वो होती हैं ग्रूव्स और डेवलपमेंटल मुख्तलिफ रफ सरफेस, एक ख़ास टिपिकल टूथ की सरफेस होती है, वो सरफेस अब इस अमलगम की नहीं है, तो हम इस अमलगम को वो सरफेस भी देंगे जिसको कार्विंग कहते हैं। लेकिन कार्विंग के लिए शर्त ये कि अमलगम ऑलरेडी हार्ड हो चुका हो। अब ये अमलगम हार्ड नहीं है लिहाजा हम इसमें अभी कार्विंग नहीं कर सकते। अगले स्टेज में हम जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इस पर कार्विंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि। लेकिन ये एक आलमोस्ट अमलगम की जो फिलिंग होती है उसके थोड़े से अगर डिफरेंट टेक्नीशियन इसके डॉक्टरों के डिफरेंट क्लिनिशियन के डिफरेंट अप्रोचेस हों, लेकिन ओवरऑल जो है प्रोसीजर इसी तरह होता है कि एक कैरियस टूथ होता है, उसमें कैविटी में फूड रिटेंशन होती है,
आपके पास वो आता है, आप उस कैविटी को शेप कर लेते हैं। शेप में ज़रूरी बात यह है कि जो आप एमलगम के लिए कैविटी बनाएंगे, उस एमलगम की कैविटी को, यहाँ मैं उसकी डायग्राम भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर आपके पास लेट से एक दांत आ जाता है, एक पेशेंट ले आता है कि उसमें कैविटी है, इसमें खाली जगह है, तो आप जब इसको शेप करेंगे तो शेप के बाद ये ऐसे नज़र आएगा कि जब आप कैविटी को तैयार कर लें कि कैविटी का आपने एंट्री कम रखनी है और बेस आपने चौड़ा रखना है। यहाँ पल्प पड़ा हुआ है, कि दांत के अंदर जो है पल्प है, तो इस पल्प तक थर्मल कंडक्शन को बचाने के लिए पहले आप इस पे एक इंसुलेटिंग बेस मटेरियल लगाएंगे जिस तरह हमने लगाया है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस पे एमलगम की फिलिंग की इंक्रीमेंट्स रखते हैं, साथ में आप उसको कंडेंस करेंगे, फिर और इंक्रीमेंट्स रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये कैविटी फिल हो जाएगी। तो ये जो है असल में एमलगम जो है ये मैकेनिकल रिटेंशन से जो कैविटी में खड़ा होता है, ये दांत के साथ कोई केमिकल रिएक्शन से या केमिकल अटैचमेंट तो इसकी दांत के साथ होती नहीं है। लिहाजा हम कैविटी ऐसी डिज़ाइन करेंगे कि जब ये मटेरियल हार्ड हो जाए और एक मास बन जाए तो रास्ता ऊपर कम होगा, ये वापस कैविटी से डिसलॉज नहीं होगा। तो इस तरह जो हमने कटिंग का आपको बर भी जो हमने बताई, तो बर दरअसल ऐसी थी कि ये इसका शेफ्ट था एंड पीस में लगने वाला, और ये ऐसे जो थी ये कटिंग बर थी। तो ये दरअसल ये शेप हमें ऐसे बर देते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोन बर। तो ये इन्वर्टेड कोन बर जब हम इसमें चलाएंगे तो ये हमें ये शेप जो है ये दे देता है। फिर हम इसमें एमलगम, नीचे होगी बेस और ऊपर होगी एमलगम फिलिंग। तो ये प्रोसेस था सारा एमलगम फिलिंग का। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एमलगम की फिलिंग कैसे की जाती है। थैंक यू।